Hello friends, welcome back to this amazing platform रूही ऑनलाइन क्लासेस। सो फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं हम लोगों का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज चल रहा है 2024 एंड 25 का यूपी बोर्ड का। सो फ्रेंड्स, इसके पहले वाले लेक्चर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया था पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन वाले चैप्टर का, जो क्लास 12th के बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 है। उसके बाद जो आप इसके पहले वाले वीडियो में लेक्चर में आप लोगों ने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखे थे, आज हम लोग अभी उन सारे क्वेश्चंस के हम लोग आंसर्स देखेंगे। आप लोगों ने देखे थे 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इसके पहले वाले लेक्चर में। सो फ्रेंड्स, अगर आप अभी इस वीडियो पे अभी नए हो, इस चैनल पे अगर नए हो, तो आप लोगों को मैं बता दूं कि इसके पहले एक लेक्चर अपलोड हो चुका है, एक वीडियो अपलोड हो चुका है जिसमें आप लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चन बताया गया है एंड इस वीडियो में उन सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर बताए जाएंगे। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देख लें, तब इस वीडियो को देखें। अदरवाइज़ ये लेक्चर आज का आपको बिल्कुल भी समझ में आने वाला नहीं है। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग अपना आगे का लेक्चर कंटिन्यू करते हैं एंड उन सभी क्वेश्चंस का हम लोग अभी यहाँ पे आंसर देखेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग देखेंगे आंसर्स ऑफ ऑल द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, मतलब कि यहाँ पे जितने भी मैंने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए थे, डिस्कस किए थे, यहाँ पर हम उन सभी का आंसर देखेंगे। सो फ्रेंड्स, ये आंसर शीट फर्स्ट है, मतलब कि एक शीट में जितने एक बार में आंसर आएंगे उतने ही मैं एक लेक्चर में आप लोगों को बता के कवर कर लूँगी उन सारे आंसर्स को। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को पहला क्वेश्चन पता होगा, जिन बच्चों ने पिछला लेक्चर देखा है, पहले वाले सारे क्वेश्चंस अटेंड किए थे लाइन वाइज, उनको पता होगा कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या था। तो अभी हम लोग उन्हीं क्वेश्चन में से जो पहला क्वेश्चन था उनका भी हम लोग पहला आंसर देखेंगे। तो आज का हमारा पहला आंसर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये आपका पहला आंसर है। अगर आप इसको लिखना चाहें तो आप वीडियो को रोक के लिख सकते हैं एंड अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इसको आसानी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड नोट्स बनाना चाहें तो आप आसानी से इसका नोट्स भी बना सकते हैं। तो आप लोगों को उन सभी क्वेश्चंस का आंसर इसी चैनल पे कराया जाएगा। सो उसी क्वेश्चन में से आज जो कराया जा रहा है उसका पहला आंसर आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे। उसमें पहला क्वेश्चन जो था उसका आंसर है, परागकणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया परागण कहलाती है। मतलब उसमें का पहला क्वेश्चन रहा होगा कि परागण किसे कहते हैं। तो यहाँ पर आपको परागण की परिभाषा बताई जा रही है कि परागकणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया परागण कहलाती है। मतलब यहाँ पे आपको सिर्फ उस क्वेश्चंस के आंसर बताए जा रहे हैं। इसको पूरा एक्सप्लेन करने के लिए, पूरा थ्योरी समझाने के लिए, आपको इसको समझने के लिए पूरा चैप्टर आपको स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ेगा। या बाद में बताया जा रहा है यह एक बाह्य एवं भौतिक क्रिया है जो बीजांड के बाहर होती है। उसके बाद उसमें पूछा गया था परागण की विधियाँ क्या होती हैं। तो उसमें जो क्वेश्चन था उसका आंसर अभी यहाँ पे है कि पर परागण मुख्यतः 3 प्रकार की होते हैं। यहाँ पे अभी हम लोग तीनों प्रकार देखेंगे। वायु परागण होता है, जंतु परागण होता है और जल परागण होता है। 3 प्रकार के पर परागण हमें यहाँ पे देखना है। तो अभी हम लोग आगे देखते हैं यहाँ पे वायु परागण के बारे में कि वायु परागण कैसे होता है। तो इसमें बताया गया है कि ये जो परागण होता है पुष्पों में वायु की सहायता से होने वाले परागण वायु परागण कहलाता है। मतलब कि जो परागण होता है किसमें, पुष्पों में, वायु के माध्यम से, वैसे परागण को हम लोग बोल देते हैं कि वायु परागण कहलाता है। तथा इन पुष्पों को वायु परागित पुष्प कहते हैं, जैसे गेहूं, मक्का आदि, ये सारे पौधों के नाम हैं। आगे बताया जा रहा है वायु परागित पुष्पों की विशेषताएं, मतलब कि ऐसे पुष्प जिनमें वायु परागण होता है उनकी क्या विशेषताएं होती हैं। पहला है कि पुष्प छोटे व आकर्षण रहित होते हैं। अगर किसी पुष्प में वायु परागण होता है तो उनके जो परागकण होते हैं उनमें जो पुष्प पाए जाते हैं वे छोटे होते हैं तथा जो उनमें आकर्षण का मतलब होता है कि जैसे कि उनमें जो रंग बिरंगे फूल होते हैं, जो उनमें सुगंध पाई जाती है, वो सारे इसमें नहीं पाए जाएंगे। मतलब कि ये आकर्षण रहित होंगे। उसके बाद बताया जा रहा है पराग कोशों में प्रचुर मात्रा में परागकण उपस्थित होते हैं। जो परागकण होते हैं वो हमारे पराग
कोश में उपस्थित होते हैं, मतलब कि जब इनका स्फुटन होता है, जब वो फूटते हैं तब वो कहाँ जाते हैं, दूसरे पुष्प पे जाते हैं, उनके परागकण दूसरे पुष्प पे जाते हैं, तो वो प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, मतलब कि बहुत ही अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो उस पौधे से जो परागकण होते हैं बहुत अधिक मात्रा में निकलते हैं दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने के लिए। रास्ते में बहुत सारे परागकण क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं, इसीलिए इनका बहुत ही प्रचुर मात्रा में निकलना लाभदायक हो सकता है या फिर ज़रूरी हो सकता है। तीसरा पॉइंट बताया जा रहा है, परागकण छोटे, शुष्क तथा हल्के होते हैं, मतलब कि यहाँ पे अगर वायु परागण कराना है तो इनके जो परागकण रहने चाहिए वो छोटे रहने चाहिए, शुष्क तथा हल्के होने चाहिए, ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से जा सकें। ये हमारा था वायु परागण। आगे चलते हैं हम लोग जंतु परागण पे। जो दूसरा पॉइंट यहाँ पे है जंतु परागण। इसमें जो जंतु परागण है इसमें हम लोग 4 प्रकार के इसके उदाहरण देख सकते हैं कि जो जंतु परागण होता है वो कीटों के माध्यम से हो सकता है, पक्षियों के माध्यम से हो सकता है, घोंघा द्वारा परागण होता है तथा चमगादड़ द्वारा परागण हो सकता है जंतुओं में। इसके बाद इसकी परिभाषा हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि इसे एग्जाम में हमें लिखना कैसे होगा कि जंतु परागण किसे बोलते हैं। पुष्पों में जंतुओं की सहायता से होने वाला परागण जंतु परागण कहलाता है। इसमें कीट, पक्षी, घोंघे, चमगादड़ आदि सहायता करते हैं। मतलब कि ये जो जंतु परागण है इसमें ये बताया जा रहा है कि इसमें जो परागण होगा जंतुओं के माध्यम से होगा, और वो जंतु हो सकते हैं, कोई कीट हो सकता है, पक्षियाँ हो सकते हैं, घोंघा हो सकते हैं, या फिर वो चमगादड़ हो सकते हैं, जिनके माध्यम से ये हमारा जंतु परागण होता है। इसके बाद हमारा सबसे लास्ट परागण बचेगा। हमें यहाँ पे 3 प्रकार के परागण पढ़ने थे। पहला हमारा था वायु परागण, दूसरा यहाँ पे है जंतु परागण, इसके बाद जो तीसरा परागण हमारा रहेगा वो रहेगा जल परागण। आई होप कि इतना आपको समझ में आया है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, एंड ऐसी और अमेजिंग वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग चलते हैं अपने आगे की तरफ, क्योंकि अभी हम लोगों का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म तो नहीं हुआ है, क्योंकि अभी हम लोगों ने सिर्फ 2 परागण ही पढ़े, अभी तीसरा परागण हम लोगों का बचा है। ये सारे जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये पर परागण की विधियाँ पढ़ रहे हैं, पर परागण की विधियाँ पढ़ रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि जो परागण होता है वो 2 प्रकार के होते हैं, स्वपरागण और पर परागण। तो यहाँ पे हम लोग पर परागण की विधियाँ पढ़ रहे हैं, जिसमें से 2 विधियाँ कंप्लीट हो चुकी है। अब हम लोग चलते हैं अपने तीसरे परागण की तरफ, जो है हमारा जल परागण। अब देखते हैं कि जल परागण में क्या होता है। पुष्पों में जल की सहायता से होने वाला पर परागण को जल परागण कहते हैं। मतलब कि पुष्प में जब परागण होता है कहाँ पे, जल की सहायता से होता है, तो उसको हम लोग जल परागण बोल देते हैं। अब जल परागण में 2 तरह के परागण होते हैं, एक होता है अधोजल और एक होता है अधिजल। अब हम लोग देख लेते हैं कि अधोजल परागण में क्या होता है और दूसरा अधिजल परागण में क्या होता है। पहला हमारा है अधोजल परागण। इसमें हम लोग देखते हैं कि यदि परागण जल के अंदर होता है तो इसे अधोजल परागण कहते हैं। मतलब कि अगर कोई भी परागण कहाँ हो रहा है, जल के अंदर, तो उसे हम लोग बोल देंगे अधोजल परागण। अब जल के अंदर किसमें होंगे, जो जल के अंदर समुद्री घास पाए जाते हैं उनमें ये परागण होंगे। उसके बाद दूसरा है अधिजल परागण। अब ये इस परागण में क्या होता है देख लेते हैं। यदि परागण पानी की सतह पर होता है तो इस प्रकार के परागण को अधिजल परागण कहते हैं। उदाहरण में आप देख सकते हैं हाइड्रिला। सो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी हो, बहुत ही हेल्पफुल रही हो। सो फ्रेंड्स, आगे की वीडियो आपको अगले लेक्चर में मिलेगी। जो भी क्वेश्चंस बचे हैं उनके आंसर आपको आने वाली वीडियो में मिलेगी। थैंक यू, बाय बाय।